बच्चों, इसके पहले सामाजिक विज्ञान में हम लोग सतत पोषणीय विकास तक हम लोग पढ़े थे। इसमें बताया गया था आपको सतत पोषणीय विकास में 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सतत पोषणीय विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है जो बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास की जो प्रक्रिया है वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे, उनको नुकसान न पहुंचाए। ये सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है। इस टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक है, इसी से संबंधित है। अगर आपको ये समझ में आया तब तो ये समझ में आएगा। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 क्या है? अगर इस पर क्वेश्चन आता है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, तो रियो डी जेनेरो एक शहर का नाम है, ब्राजील 1960 में लिखा है। ब्राजील देश में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, उसमें ब्राजील देश है, उसके एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरो पृथ्वी। रियो डी जेनेरो इस शहर का नाम है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सम्मेलन में भाग लिया 1992 जून 1992 में। इस शहर में, रियो डी जेनेरो शहर में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष ने भाग लिया और उनका इस सम्मेलन में मुख्य मुद्दा था कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए, सामाजिक आर्थिक विकास से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर चर्चा किया गया और चर्चा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक देशों में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। क्यों किया? जिससे कि सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान किया कि हम लोग विश्व स्तर पर एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान करते हैं और हम इसके लिए बराबर प्रयास करेंगे। यही था रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये 60 में लिखा है, ब्राजील के शहर में 100 से अधिक देशों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किया और इसके लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए उसने विश्व स्तर पर कोई नुकसान न हो, इसके लिए उन्होंने जो है एजेंडा 21 पर हस्ताक्षर किया और इसको अपने देश में लागू किया। ये है रियो डी जेनेरो सम्मेलन। नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंडा 21 है क्या? एजेंडा 21 यही जो आपने दोनों चीजों पढ़ा है, वही चीज यहाँ पे। यह एजेंडा 21 का यह घोषणा पत्र है जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो सम्मेलन में सतत पोषणीय विकास के लिए, पर्यावरण क्षति न हो, गरीबी दूर हो पूरे वर्ल्ड स्तर पर, जितने भी वर्ल्ड स्तर पर रोग हो रहे हैं उसको निपटारा के लिए। देखिए अभी हाल में कोविड-19 विश्व स्तर पर फैला हुआ है। ऐसे इन्हीं सबके लिए जो है इस एजेंडे पर जो है कि हस्ताक्षर किया गया और यह प्रयास किया कि स्थानीय निकाय, स्थानीय एजेंडा 21 तैयार किया गया और उसको लागू किया गया, जिससे पूरे विश्व स्तर पर इन चीजों से, पर्यावरण की क्षति, गरीबी, रोगों से लड़ा जा सके। ये है एजेंडा 21। इसको स्थानीय जो है कि निकाय स्तर पर इसको लागू किया जाएगा और पूरे वर्ल्ड में इसको जिन देशों ने दस्तखत किया है, हस्ताक्षर किया है, उसको अपने यहाँ लागू करेंगे। ये है एजेंडा 21 रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992। सतत पोषणीय विकास, तीनों एक दूसरे से संबंधित है और इस पर 3 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन परिभाषा क्या होती है? संसाधन नियोजन है क्या?
जब आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है उसका आंसर बच्चों आसानी से लिख लेंगे। संसाधन आप जानते हैं कि आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जो भी हमारे पास संसाधन है उसका नियोजन यानी प्लानिंग होना जरूरी है। इसकी परिभाषा संसाधन नियोजन क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सर्वमान्य रणनीति है। नीति यानी एक तरह से कानून है, एक तरह से नियम है जो पूरे देश में लागू किया जाता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। इसके लिए योजना बनाई जाती है, यही होता है संसाधन नियोजन। भारत में संसाधन नियोजन जरूरी है कि नहीं? अगर क्वेश्चन आता है कि भारत की दृष्टिकोण से संसाधन नियोजन जरूरी है तो आप आंसर लिखेंगे भारत के लिए संसाधन नियोजन जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में जितने भी संसाधन है उसमें विविधता है। कई संसाधन बहुत अधिक है, कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ संसाधन अधिक है। कई संसाधन बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश है या असम में तो कुछ है, और लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, वहाँ संसाधन कम है। तो देश के संतुलित विकास के लिए संसाधन में विविधता न होने के कारण नियोजन बहुत जरूरी है। तो भारत जैसे देश में जहां संसाधन में विविधता पाई जाती है, कहीं बहुत अधिक है, कहीं नहीं है, कहीं कम है, और पूरे देश का संतुलित विकास करना है, वहां संसाधन नियोजन आवश्यक है। तो यही है भारत में संसाधन नियोजन। क्या संसाधन नियोजन क्या है? अगर क्वेश्चन होता है कि संसाधन नियोजन क्या है तो ये भी लिखेंगे यही प्रक्रिया है। संसाधन नियोजन क्या किया जाता है? तो संसाधन नियोजन पहले हम संसाधनों का सर्वेक्षण करते हैं, फिर हम उसको देखते हैं हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी संस्थाएं क्या है, और फिर उसमें समन्वय स्थापित करते हैं। समन्वय स्थापित करके देश के विकास के लिए भारत में पंचवर्षीय योजना के माध्यम से जो है संसाधनों का जो नियोजन किया गया और देश का विकास किया गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में संसाधन नियोजन आवश्यक है, तो उसका लिखेंगे हाँ भारत में आवश्यक है, और लागू किया गया कि नहीं लागू किया गया लिखेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में संरक्षण नियोजन संसाधन नियोजन लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों संसाधनों का संरक्षण। क्या जो संसाधन है इनका संरक्षण जरूरी है? तो आंसर लिखेंगे हाँ संसाधनों का संरक्षण जरूरी है, क्योंकि संसाधन देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आने वाले दिनों के लिए और संसाधनों के अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण अनेक समस्या तथा संसाधनों के ह्रास में संसाधनों का कमी हुआ है। अतः सतत विकास के लिए और आने वाले पीढ़ियों के आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उनको कोई नुकसान न हो, उनका अहित न हो, इसके लिए संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। इसके लिए संसाधनों को बचा के रखना, कम से कम उपयोग करना, ये संरक्षण के जो उपाय होंगे अलग अलग। नेक्स्ट है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? भू संसाधन संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि भूमि पर ही विभिन्न प्रकार के संसाधन, चाहे वो खनिज संसाधन हो, चाहे वन संसाधन हो, सभी संसाधन भूमि पर पाए जाते हैं। और भूमि की मात्रा सीमित होती है, बहुत ही कम है आवश्यकता के अनुसार। अतः भूमि संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। और भारत में मुख्य रूप से जो भूमि संसाधन है उसको 3 भागों में बांटा गया है: मैदान, पर्वत और पठार। 43% मैदान है भारत में, 30% भाग पर पर्वत है, 27% भाग पर पठार है। यानी हम लोग यहाँ जो भारत में है मैदान वाला हिस्सा जिसमें वन भी आएगा, चारागाह भी आएगा, कृषि भी होगा, ये आवश्यकता के अनुसार बहुत कम है। पठार और पर्वत ज्यादा है। ये भारत में भू संसाधन। भूमि संसाधन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है?
वन है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तीसरा है प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि प्रयोग के लिए। चौथा अस्थायी चारागाह, इसमें दो भागों में कहा है, अस्थायी चारागाह और बी है विविध वृक्ष कृषि योग्य बंजर भूमि, ये तीसरे के अंतर्गत और प्रतिभूमि के अंतर्गत आते हैं। चौथा है प्रतिभूमि, जिसमें प्रतिभूमि वर्तमान प्रतिभूमि जिस पर 1 साल से खेती नहीं हुआ है, पुरानी प्रतिभूमि जिस पर 1 से 5 साल तक भूमि नहीं है, उसे प्रतिभूमि कहते हैं। पांचवा है शुद्ध निबंध या बोया गया भाग। तो भारत में शुद्ध निबंध जो बोया हुआ भाग है, लगभग इसकी मात्रा काफी कम है, जो ज्यादा होना चाहिए। तो भारत में जो भू प्रयोग है उसको 5 भागों में बांटा गया। पहला वन क्षेत्र, दूसरा कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है, तीसरा प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, जिसको 3 भागों में बांटा गया। चौथा है प्रतिभूमि, पांचवा शुद्ध निबंध बोया गया भूमि। ये 5 प्रारूप है भारत में। नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन बनता है भारत में भू प्रयोग प्रारूप, कि भारत में भू प्रयोग के क्या प्रारूप है, कौन सा भूमि कहां कहां लगी हुई है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। इतनी भूमि भारत में है, इसको याद कर लें, 32.8 लाख वर्ग किमी भारत में है। इसमें कृषि भूमि लगभग 54% पर है। जनसंख्या को देखते हुए इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। वन क्षेत्र लगभग 23% है, जबकि 33% होना चाहिए, इसको भी बढ़ाना जरूरी है। पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए वन क्षेत्र बढ़ाना बहुत जरूरी है। चारागाह भूमि भी भारत में कम है, क्योंकि पशुओं की मात्रा बहुत ज्यादा है। उनको हरे चारागाह, हरे जैविक भोजन के लिए और उनके स्वस्थ शरीर के लिए चारागाह भूमि होना जरूरी है। जिसको बंजर भूमि को कम करके चारागाह भूमि और कृषि भूमि को बढ़ाया जा सकता है। ये भारत में कृषि प्रारूप। नेक्स्ट है टॉपिक है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। प्रश्न बनता है भूमि निम्नीकरण क्या है। तो भूमि के में कमी होना, भूमि की उपज में कमी होना, भूमि की मात्रा में कमी होना निम्नीकरण कहलाता है। क्या निम्नीकरण के क्या कारण है। क्वेश्चन आता है निम्नीकरण क्या कारण है। तो वनों की कटाई के कारण निम्नीकरण हो रहा है, पशु चारण के कारण भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, खनन हो रहा है जिसके कारण आसपास की भूमि बंजर भूमि हो जाती है और इसके कारण भी निम्नीकरण होता है। इसके अलावा और बहुत से महत्वपूर्ण कारक हैं, जैसे जल है, जल के कारण भी मिट्टी बह जाती है और निम्नीकरण हो जाता है। लवणीय क्षारी जो वर्षा भूमि होती है, जहाँ पानी लगता है, गंदा पानी लगता है, वहां भूमि क्षारी हो जाती है और निम्नीकरण हो जाता है। वायु अपरदन द्वारा भी जहाँ मरुस्थलीय भाग होती है, जहाँ बहुत ज्यादा सूखा होता है, वहां भी भूमि निम्नीकरण होता है। वायु के कारण जो है कि मरुस्थलीय भूमि परिवर्तित हो जाती है उपजाऊ भूमि। ये सब कारण है। इसके अलावा और बहुत सी कारक है जिसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। ये सब कारण है, तो इनका संरक्षण जरूरी है। आप लिखेंगे इनका संरक्षण जरूरी है। अगर इनको पशु चारण कम नहीं किया गया, वन नहीं लगाया गया, वन की कटाई नहीं रोका गया, इसी का अपोजिट लिख करके आप इसके संरक्षण कर सकते हैं। जो चीज कारण है इसी को आप उसका अपोजिट लिख करके इसके संरक्षण के उपाय कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन होता है, भूमि निम्नीकरण और उसके संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा संरक्षण। मृदा किसे कहते हैं। भूमि और मृदा में थोड़ा सा अंतर है। मृदा भूमि की ऊपरी परत है जिसमें जीवाश्म होती है, जिसको बनने में काफी समय लगता है। मृदा बनने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है। मृदा बनाने की प्रक्रिया या मृदा कैसे बनती है। मृदा मिट्टी जो है उच्चावच के कारण, ऊंचाई से नदियों द्वारा या अन्य पवन द्वारा ऊंचाई से जब नीचे
बड़े बड़े चट्टान आते हैं तो या जलवायु के कारण, और उसमें बारीक कण बनते हैं, उसमें वनस्पति मिलती है हिमानी के द्वारा, और उसमें धीरे धीरे लाखों हजारों साल बाद मृदा जो है कि बनती है। तो उच्चावच के कारण, जलवायु इसके कारक है, वनस्पति भी, पवन द्वारा मृदा का निर्माण होता है, हिमानियों द्वारा मृदा का निर्माण होता है, बहता जल द्वारा निर्माण जो है कि मृदा का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है। इसके बाद मृदा का वर्गीकरण, यानी भारत में कितने प्रकार की मृदा या मिट्टी पाई जाती है। भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल या पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन मृदा या पहाड़ी मिट्टी। इसे भारत के नक्शे में भी दिखा सकते हैं अपने अनुसार। हिमालय क्षेत्र है उत्तर से लेकर पूर्व तक, इसे वन क्षेत्र या पहाड़ी वन जो है कि मृदा कहते हैं, जिस पर वन पाए जाते हैं। उसके बाद ये जलोढ़ मिट्टी है, जो नदियों में लाई गई मिट्टी से बना हुआ है, मैदानी भाग है जलोढ़ मिट्टी। ये दक्षिण का प्रकार काली मिट्टी है। काली मिट्टी के बाद काली मिट्टी धीरे धीरे जहाँ वर्षा कम होती है, लोहास्व के ज्यादा अंश है, ये लाल मिट्टी पाई जाती है। और लास्ट में जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, जहाँ बहुत अधिक अपक्षरण होता है, ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ राजस्थान गुजरात का क्षेत्र है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र। तो भारत में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा मिट्टी के ऊपरी परत का उपजाऊपन कम होना या कटाव होना मृदा अपरदन कहलाता है। इसके कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण मृदा अपरदन होता है? वनों के अनाधिक कटाई के कारण मिट्टी बढ़ जाती है, वही पशु चारण के कारण, पशुओं के चारण के कारण मिट्टी बराबर बढ़ती है, खनन के कारण आसपास अन्य भी बहुत सी कारण है, हवा है, जल है, अनेक कारण है जिसके कारण मृदा का अपरदन होता है। संरक्षण कैसे हो? उसी तरह जैसे मिट्टी का संरक्षण होता है, ऐसे मृदा का भी संरक्षण होता है। वनों की कटाई कम करना, पशु चारण कम करना, खनन कम से कम करना, पर्यावरण सुरक्षित करना, खेत की जुताई समुच्चय, जो ढाल के विपरीत जब खेत की जुताई होती है, अगर ढाल ऐसे है तो उसकी जुताई ऐसे ऐसे करेंगे, ये समुच्चय जुताई कहलाती है। इन सब के कारण जो है मृदा अपरदन कम होगा और मृदा सुरक्षित रहेगी और पैदावार में कोई कमी नहीं होगी। ये पहला चैप्टर है, इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे, जो नहीं आएगा उसको